हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर नंबर 3 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों ने मेरे पास सेंड की है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो कॉमन है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सभी बच्चों की एज ए प्रॉब्लम के फॉर्म में, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में। उसके बाद हम टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। For the given figure, use modified Ampere's circuital law and symmetry in the problem to calculate magnetic field between plates of a, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, between the plates of a capacitor at a between the plates, सही है between the plates at a, फर्स्ट पार्ट है ऑन द एक्सिस, सेकेंड पार्ट है 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, थर्ड पार्ट है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, फोर्थ पार्ट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज ग्रेटेस्ट, एंड फिर लिखा है ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें ऑब्टेन करनी, निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो ये जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो गैप है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में जो गैप है उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू का डायग्राम है, उसके बीच का जो पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए इस डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने वो किस रेडियस के लिए बताया है, कैपिटल आर के लिए। किसके लिए बताया है? कैपिटल आर के लिए। तो सबसे पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ लोगों को ये देखेंगे, क्या लगा के देखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। और उसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है, बी डॉट डी एल अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाइड की फॉर्म में करता हूँ, तो मॉडिफाइड में कुछ अलग नहीं हुआ है, केवल और केवल इतना ही हुआ है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, जो यहाँ पे है ये क्या हो जाएगा, आई सी प्लस आई डी। बताइए सही बात है कि नहीं है, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये चीज़ तो आपकी क्लियर हुई। चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एम्पियर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, और ये जो कंप्लीट गैप है दैट इज द बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट मीन्स देयर इज नॉट एनी कंडक्शन करंट बिटवीन द गैप। कंडक्शन करंट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर ये जीरो हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन। चलिए इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करता हूँ। बी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो डीएल का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नोट आई डी। क्लियर है कि नहीं है, क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैं बात करता हूं यहाँ से, इसको आगे और प्रोसीड करूँ तो ये डीएल की वैल्यू क्या आएगी। देखिए डीएल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड साफ साफ दिखा रखा है, आर के लिए दे रखा है, तो मैं इसको इसी के लिए सोल्व करूँगा, इस सरकमफ्रेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा ना वो कैपिटल आर वाले के लिए आएगा, इसके लिए आएगा। लेकिन अपने पास जो कंडीशन है वो स्मॉल आर की ओर है, तो स्मॉल आर का यूज करके हमें निकालना पड़ेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना। सही बात है या नहीं है। तो मेरे पास एक चीज़ तो आ गई कि ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी, लेकिन अब अपने पास आर है तो क्यों ना मैं आर को तीन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ और उन तीन में से किसी एक को यहाँ पे यूज़ करूँ, या दूसरी को यूज़ करूँ, या तीसरी को यूज़ करूँ। तो देखिए यहाँ पे जो तीन फॉर्म है वो एक से ही बन जाती हैं। मैं इस आर को रिप्लेस कर दूँ किससे, इस आर से, और फिर क्या लिखूँगा, आर इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन आर, और आर इज इक्वल टू
आर। बताइए ये बात सही है या नहीं है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं इस कैपिटल आर की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल आर लिख रहा हूँ, ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ गई है, म्यू नोट इंटू में आई डी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी नो दैट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो म्यू नोट तो एज इट इज़ रहेगा, इनटू में एप्सिलॉन नोट और आ जाएगा, और इनटू में क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, डी फाई ई बाई डी टी, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो ये आपके पास फाई ई होता है ना, फाई ई, अब ये जो फाई ई है ये किसके लिए होगा, इस वाले रेडियस के लिए होगा, कैपिटल आर के लिए होगा। किसके लिए होगा, कैपिटल आर के लिए होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये किसके लिए बने, किसके लिए बनना चाहिए भाई, हम चाहते हैं कि ये स्मॉल आर के लिए बने। तो अब हम देखेंगे, तो देखिए आपको एक बिल्कुल जो सेकंड थर्ड क्लास में बच्चों को सिखाते हैं वो रूल बताता हूँ। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कब, जब एरिया आपका कितना हो, पाई आर स्क्वायर हो तब, ठीक है। एक होगा कब, जब ये कितना हो जाए, चलिए थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, पाई आर स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, तो 1 के लिए कितना होगा, फाई ई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे को तो किसके लिए चाहिए, पाई आर स्क्वायर के लिए, इस वाले आर स्क्वायर के लिए चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फाई ई इंटू में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। तो जो अपने पास स्मॉल आर है उसके लिए ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई है। अब यहाँ से पाई हुआ कैंसिल, तो मेरे पास ये वैल्यू आई फाई ई इंटू में आर स्क्वेयर अपॉन में आर। देखिए ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज़बरदस्त, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपके पास फाई ई है ये किसके लिए है, इसके लिए है, लेकिन हमने सभी को कन्वर्ट किस में कर दिया, स्मॉल आर में कर दिया। तो पहले ये तो देख लें कि स्मॉल आर का यूज़ कैसे करें इसमें हम। तो ये कंप्लीट किसके लिए था, इस एरिया के लिए था। एक के लिए क्या होगा ये, तो हमें तो किसके लिए चाहिए, इस आर के लिए। अब मैं आर की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, आर को मैं आर से छोटा रख सकता हूँ, आर से बड़ा रख सकता हूँ, और इस आर के बराबर भी रख सकता हूँ। इसलिए मैंने इसको स्मॉल आर के साथ जो रिलेशन इसकी बननी थी वो बना ली है, जो रिलेशन इसकी बननी थी वो यहाँ पे मैंने बना दी है। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ की। तो लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो फ्लक्स आ गया किस में, पाई आर स्क्वायर में। तो रेट की अगर मैं बात करूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर डी फाई ई अपॉन डी टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इनको हटा देता हूं, इनका काम हुआ ख़त्म, यहाँ पे इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ज़रूरी था, मैंने एक कैपिटल आर को एक छोटे से एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, वो करने की कोशिश की स्मॉल आर में, क्योंकि यहाँ पे उसका यूज़ कर रखा है इसने स्मॉल आर का। तो अब मैं इस स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 रख सकता हूँ। तो अगर मैं 3 रख सकता हूँ तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैंने फाई ई मानना है तो फाई ई किसके लिए है, इस कैपिटल आर के लिए है, क्योंकि इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि किसके लिए रहेगा फाई ई। तो उस फाई ई का इस स्मॉल आर के साथ रिलेशन क्या है, यानी कहीं पे मैंने ये स्मॉल आर यूज़ कर दिया तो मेरे को क्या पता कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो पहले मैंने उसकी क्या निकाली, रिलेशन निकाली। ये बात क्लियर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अगर बड़ा होगा ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो उसके अंदर अंदर रह लेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना, कम एरिया होगा तो कम होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, ऐसे करके वो आपका बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
कि अगर इस कैपिटल आर से कम एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा, इस आर के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। लेकिन ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर अंदर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस एरिया के अंदर अंदर है, सही बात है ना। तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि इसको कन्वर्ट कर लिया, इसके साथ रिलेशन देख ली स्मॉल आर की, और वो रिलेशन मेरे पास कुछ ये आ गई है। अब मैं ये रूल लगा देता हूँ, तो आपका जो रिजल्ट है इसके अंदर ये जो इक्वेशन है 2 पाई आर इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वेयर अपोन में आर स्क्वेयर डी फाई ई अपोन में डी टी, और शायद आपका म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट रह गया होगा ये वाला, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। नाउ सोल्व दिस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोल्व कर दीजिए। तो देखिए इस आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, चलिए जो भी है देखेंगे, जो भी आएगा b इज इक्वल टू, तो b के लिए जो एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ से बनती है वो बनती है म्यू नोट आर, इसको मैं दोबारा से आईडी लिख दूँ क्या, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, आईडी लिख देता हूँ मैं इसको। तो क्या करता हूँ, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इनटू नहीं म्यू नोट, और ये तो है आईडी, और ये सॉरी एप्सिलॉन नोट, म्यू नोट को इधर ले आता हूँ, ये है आईडी। तो आपके पास क्या बना, ये म्यू नोट एज इट इज़ इनटू में आईडी और इनटू में आर अपोन में नीचे क्या हो गया आपका आर स्क्वायर, और इधर से क्या आ गया इनटू में 2 पाई। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मेरे पास जो अब तक की मेन इक्वेशन आई है वो क्या आई है, अब तक की जो मेन इक्वेशन है वो आई है, अगर वैल्यू r की लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल R हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी आर अपोन में आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई, ये इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है, r की वैल्यू इससे बड़ी या इसके बराबर भी हो सकती है, कैपिटल R से बड़ी या इससे बराबर भी हो सकती है। जब इसके बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे जो रोल है कैपिटल R का वो ख़त्म हो जाएगा, कैपिटल R का रोल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और डायरेक्ट जो ये है ना 2 पाई आर बी इज इक्वल टू ये आपका डायरेक्ट म्यू नोट आई डी के बराबर हो जाएगा। बात सही है या नहीं है, क्योंकि एरिया जो है वो बाहर चला गया, तो ये जो रेडियस है बड़ा हो गया, तो अब इसका रोल ख़त्म हो जाता है, बड़े वाले रेडियस का डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी अपोन में 2 पाई, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। तो बाकी इक्वेशंस का अब यूज़ होगा नहीं, बस उसके बाद अब जो ये पूछता जाए वो आप निकालते जाइए। तो सबसे पहला है ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस के ऊपर क्या होगा भाई, r इज इक्वल टू 0, ऑन द एक्सिस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेफिनेटली इस इक्वेशन में अगर r की वैल्यू 0 रख दो, इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0 रख दो तो b भी क्या हो जाएगा 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब बात कर रहा था ये कि अब आपको करना है 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, सेकंड जो केस था उसमें 6.5 फ्रॉम द एक्सिस। तो अब भी आपको इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज़ रख देनी, देखो कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, इस इक्वेशन में जो वैल्यू आपके पास गिवन थी वो सारी रख देनी है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, कुछ भी निकाल के नहीं रखना है। उसके बाद है थर्ड में आपको ये 15 सेंटीमीटर वैल्यू रख देनी है, किसकी, आर की। तो मीटर में कन्वर्ट करके रखना, टेस्ला में आंसर आएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी।
और यहाँ से जो वैल्यू आएगी अब आपको बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम का जो रिलेशन है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये मैक्सिमम कब रहेगा। तो ये मैक्सिमम तभी रह सकता है जब आपका R और R दोनों आपस में बराबर हो जाए। व्हेन R इज इक्वल टू R देन इट इज़ मैक्सिमम। R इज इक्वल टू R अगर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। साफ है। यहाँ से देखिए अगर R इज इक्वल टू R हो जाएगा तो ही आपस में क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम होगा। अदरवाइज देखिए ये अगर बड़ा हो रहा है तो इसके साथ साथ B की वैल्यू डिक्रीज होने लगी, इन्वर्सली डिपेंड कर रही है इस R के ऊपर। तो ये मैक्सिमम कब रहेगी, जब क्या कंडीशन बने, R इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो आप ये कंसीडर कर लो कि सपोज R इज इक्वल टू R एंड विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो, इट इज़ मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू R। अगर ये R इज इक्वल टू R हो जाए तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आप इसको 15 सेंटीमीटर रख के सोल्व करोगे। अब की बार जो 15 सेंटीमीटर है ये सेकंड इक्वेशन में इसमें रखोगे, सेकंड इक्वेशन में रखोगे, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो किसके लिए था, कैपिटल रेडियस के लिए था, बड़े वाले नहीं सॉरी हाँ कैपिटल R के लिए था, कैपिटल R के लिए था। और हमने सारे के सारे रेडियस जो भी हैं वो किसकी फॉर्म में डिफाइन कर दिए, स्मॉल r की फॉर्म में। तो हमें उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्मॉल r के साथ रिलेशन निकाल दिया और उसको इक्वेशन में यूज़ कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपका रह गया हो तो आप मेरे से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो जो मैक्सवेल था उसने बताया कि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस अब तक हमने जो पढ़ी हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म चैप्टर्स में, तो उनमें से केवल 4 इक्वेशन ऐसी हैं जिनसे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनके अलावा और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी उसने बताया कि ये कुछ 4 ऐसी इक्वेशन है जिनको हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल इक्वेशन है, बाकी सब कुछ इनकी हेल्प से डिफाइन किया जा सकता है। इट मीन्स जो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म है उसको डिफाइन करने के लिए ये 4 फंडामेंटल इक्वेशन बहुत हैं, इनके हेल्प से हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको शायद 11th क्लास में बताया था यूनिफिकेशन एक लॉ होता था फर्स्ट चैप्टर में, और उसका मतलब क्या था कि हर चीज़ को यूनिफाई करना, छोटे से छोटा करना। तो वही करने की कोशिश की थी मैक्सवेल ने। इसने कहा था कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को हम केवल इन 4 इक्वेशन से पढ़ सकते हैं, इनके अलावा और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो 4 इक्वेशंस कौन कौन सी थी, फंडामेंटल इक्वेशंस जिनको मैक्सवेल ने जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की क्या बताई, फंडामेंटल इक्वेशन बताई। सबसे पहले है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद है सभी को, गॉस लॉ जो होता था, गॉस लॉ जो होता था वो किसका एडवांस था, किसका एडवांस था, कूलॉम्स लॉ का। गॉस लॉ किसका एडवांस था, कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ किसके लिए यूज़ किया जाता था, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो गॉस लॉ भी किसके लिए यूज़ किया जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो वही है E.ds इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। पढ़ा था ना, तो वही है आपका एक इक्वेशन है ये। सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म वाली तो 0 के बराबर होती है, B.ds इज इक्वल टू। उसके बाद आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें आपने पढ़ा था E.dl इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी, दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड या किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये माइनस क्यों आया था, क्योंकि
ई की और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड होगा या जो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोज। ये एक दूसरे का क्या कर रहे थे, अपोज। यानी जो चीज़ जिसके कारण प्रोड्यूस होगी उसी का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। इसका यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया था, माइनस सिंबल यूज़ किया गया था। चाहो तो फाइव बी की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो, जो कि किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी एस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बी डॉट डी एस के बराबर होता है। उसके बाद लास्ट जो इक्वेशन अभी अभी हमने पढ़ी है, दैट इज़ द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, और वो क्या आया था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, वेयर आई डी इज इक्वल टू, आई डी की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नोट डी फाई ई बाई डी टी। तो यानी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख देता हूँ, म्यू नोट आई सी प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप ऊपर वाली फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया था। इन चार इक्वेशंस को मैक्सवेल ने क्या कहा था, फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी पूरे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने के लिए इन चार इक्वेशंस की ज़रूरत है। इनकी हेल्प से हम कम्प्लीटली इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इनके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं थ्योरेटिकल है उसके बारे में बता देता हूँ, जो मैथमेटिकल आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ अभी थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो इसलिए मैं केवल और केवल थ्योरेटिकल बता देता हूँ। कल डायरेक्ट मैं शुरू करूँगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसकी जो वेव फॉर्म है वहाँ से। तो जो मैक्सवेल प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था उसमें क्या कहा था, उसने बताया था ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी टाइम के साथ साथ अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो तो वो सोर्स बन जाता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड ऑल्सो ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ए सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी कर रहा हो तो वो सोर्स बन जाता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। इट मीन्स इसने एक इंटर रिलेशन निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड किया जा सकता है। ये किसने करके दिखाया था, ये मैक्सवेल ने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया था। उसके बाद देखा इसने कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद स्पेस एंड टाइम, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो टाइम वेरिंग तो है ही हैं, इसके साथ साथ वो स्पेस के अंदर भी या स्पेस के साथ साथ भी वेरी करते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद स्पेस एंड टाइम शुड एग्जिस्ट एंड प्रोवाइडिंग द सोर्स ऑफ अदर। ठीक है, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एग्जिस्ट इन स्पेस, हम ये कह सकते हैं, और दे आर ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव एंड सच वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के अंदर एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना जाता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटिंग, नोट कीजिए एक्सेलरेटिंग चार्ज एंड which propagates through space as a coupled electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of the wave। यानी
हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अगर स्पेस के अंदर से प्रोपगेट करता है जहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड हैं, जो कि ओसिलेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और साथ साथ ये परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। यानी एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल को अगर हम कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करें, जो इलेक्ट्रिक और फील्ड जिससे हम पास कर रहे हैं वो ओसिलेट कर रहे होते हैं एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और साथ में किसके साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ये थ्योरेटिकल आप यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी वेव फॉर्म और प्रैक्टिकल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम कल पढ़ेंगे। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, हार्ड एक्सपेरिमेंट, छोटा सा बिल्कुल, केवल आपको पढ़ना है। इवन लिखो तो केवल 5-4 लाइन उसकी लिखनी होती हैं, केवल वो आपकी नॉलेज के लिए है। आपके सिलेबस में भी लिख रखा है फॉर नॉलेज ओनली, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन वो आपको आना ज़रूरी है। लेकिन उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले बना के देखी गई थी, यानी प्रैक्टिकली इनको कैसे यूज़ किया गया था, कैसे इनको बनाया गया था, कैसे इनको प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में करवाया है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर उस तरह की कोई और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको किसी भी बुक में मिले तो आप करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछें। अगर उसमें भी कोई दिक्कत रहेगी हो तो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और मैंने ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन बताई हैं, ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि व्हाट आर द फंडामेंटल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल या मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी, उन चारों को फंडामेंटल का नाम दिया था, उनके नाम बताइए और उनकी एक्सप्रेशंस को, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उनकी नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो सकता है। ठीक है, यानी ये 4 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से विद नेम, किस नाम से इक्वेशन है उसके नाम के साथ साथ, और इनकी 1 या 2 मैथमेटिकल रिलेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। यानी इसके बाद ये इक्वेशन आएगी, कहाँ से आई, क्योंकि ID किसके बराबर होता था, इसके बराबर होता था। इस तरह से आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में थ्योरेटिकल डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन भी याद होनी चाहिए। जो मैथमेटिकल लिखा है ये है क्या कह रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।